नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक न्यूली लिस्टेड कंपनी की चर्चा करें। इसकी मार्केट में काफ़ी सारे क्या कहते हैं कि आर्टिकल चल रही है जो मार्केट में ये इनका परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं। एक कहावत है जहाँ हर जगह चलती है, दिखती है। ओला ओला की बात करूँगा, जो कंपनी न्यूली लिस्टेड हुआ है और आजकल इसका जो जनरेशन से पहले ओला क्या हुआ करता था, आजकल ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है, छोटी-छोटी। और इसी पर्पज़ के लिए इसके अलावा बाइक बनाती है और मार्केट में इसको लेकर के आईपीओ लेके आई गई थी। जो ये सब स्कूटर्स, स्कूटीज़, बाइक्स वगैरह बनाने वाली कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर अपनी की जगह बनाने वाली है। और बनाते-बनाते उम्मीद ये रखा गया, मार्केट में अच्छी खासी परफ़ॉर्मेंस करेगी। लोगों ने भर-भर के ओला ओला इलेक्ट्रिक की बाइक भी खरीदी और स्टॉक भी खरीदी। लेकिन स्टॉक खरीदते-खरीदते शायद ये भूल गए जो मार्केट में इनकी एक्चुअलिटी जो लास्ट कुछ सालों की डेटा थी, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के, वो नहीं थी। जिसकी वजह से लिस्टिंग के बाद तो अच्छी खासी गेन किया, लेकिन सस्टेन नहीं किया। इसको ये कह सकते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक की जब आईपीओ आई थी सितंबर के अंदर, तो इसमें क्या हुआ? ये ऐसा हुआ जो अगस्त में आई थी इसकी, और इसमें ऐसा हुआ जो कंपनी ₹76 की लिस्टिंग प्राइस पे लेके आई थी आईपीओ, और लिस्टिंग भी सेम प्राइस पे हुआ, अर्थात कुछ भी मिला नहीं हाथ में निवेशकों को। और आज भी यदि आईपीओ प्राइस से कंपेयर करें तो शायद कह सकते हैं कि हाँ, 5% की आज भी उछाल क्रिएट करती है। जिस कंपनी में ज़्यादातर की बात करें, इस कंपनी को जो सब्सक्रिप्शन हुआ था करीब 4 गुना से ज़्यादा हुआ था मार्केट में। और इस कंपनी में जब आईपीओ आई थी, तो आईपीओ में अमाउंट जो रखा गया था वो करीब मार्केट से फंड रेज़ करने का प्लान था, करीब-करीब 6,145 करोड़ का। इसमें से 5500 करोड़ के आसपास की फ्रेश इश्यू थी, और जो एक्जिस्टिंग प्लेयर थे मार्केट में, इस कंपनी की होल्डिंग थी उसका करीब-करीब 645 करोड़ का उन्होंने अपनी पुरानी शेयर को बिकवा ली किया, जो कि ऑफर फॉर सेल के लिए रखा गया। ये था इनका आईपीओ की डेटा। लेकिन फंडामेंटली ये स्ट्रेटजी क्या कहती है कंपनी को लेकर कि क्या ये डूबती नैया की तरफ जा रही है या पेटीएम जैसा हाल हो जाएगा? और जब पेटीएम की हाल जब धीरे-धीरे सुधरा, तो मार्केट ने उछाल क्रिएट किया ना, जैसे जिनमें एक कहावत कहती हूँ, एक पेटीएम थी जो हर पॉकेट में थी अपने लिस्टिंग से पहले। और एक ओला जो हर कोई प्रोडक्टिविटीज़ के पीछे थी, और उसका जो खास करके कैब सर्विसेज़ आती है, वो हर के पॉकेट में थी। जहाँ दिखती थी ओला, बिकती दिखती, चलती, दौड़ती ओला हर जगह दिखती थी। लेकिन शायद चल नहीं पाई अभी तक, जहाँ पे फिलहाल ये देखा गया कि इसके इंडस्ट्रियल पे के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल आंकड़ा नहीं देती है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर अभी भी कंपनी नुकसान में है। जब नुकसान से फायदे की तरफ मूव करेगी तो मार्केट में कुछ अलग ऊंचाइयों पे जाने में मदद मिलेगी। फिलहाल देखा जाए, कंपनी 2017 में बनाई गई थी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी के तौर पे, जो कि प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड द कोर कंपोनेंट्स फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो कंपोनेंट होती है उसमें इनका कामकाज रहा है। एक कैब चलाने वाली कंपनी अपनी दूसरे बिजनेस में इलेक्ट्रिक मार्केट में अपनी आती है जगह बनाने के लिए, लेकिन जगह बना नहीं पाई अभी तक। थोड़ा बहुत करके मार्केट में सस्टेन करने में कामयाब अभी तक हो पाई है, लेकिन तब भी ट्रेंडिंग वे कहता है, यहाँ पे लगातार लोग सेंटीमेंट बना रहे हैं बिकवाली को लेकर के। लगातार क्या चल रहा है? बिकवाली चल रहा है। चलिए, इनको भी हम समझने की प्रयास करेंगे, थोड़ा सा पार्ट को। इनकी जो रिजल्ट की पार्ट है, रिजल्ट के पार्ट में जब आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ी है। सेल्स बढ़ने के साथ-साथ कंपनी के लॉस भी बढ़े। क्योंकि कंपनी के पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी, वो कई बार बढ़ती है, कई बार घटती है। मतलब थोड़ा-सा सस्टेनेबिलिटी के साथ न्यूट्रल की तरफ भरने की कगार पे चल रही है। तो जून तक का डेटा, जो कि सितंबर का डेटा अभी तक शामिल नहीं आया है। सितंबर का डेटा आएगा तो कुछ कुछ और कंक्लूजन मिल सकता है इसको लेकर के। जबकि ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें, तो कंपनी के पास सेल्स कुछ था नहीं,
22 में इनका कारोबार स्टार्ट होती है, 21 के लास्ट में, और ये 24 तक में देखा गया तो ये 5,000 करोड़ के आसपास की सेल कर लेती है। तो उसके बाद इसमें देखा गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में करीब 25% की गिरावट भी दर्ज कर लेती है, मतलब नुकसान हो जाती है इनको अपनी सेल्स के पीछे। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें स्टार्टिंग के कुछ पीरियड जो होते हैं ना खास करके, वहाँ पे ये देखा जाता है कि इनके पास खर्च ज़्यादा बढ़ते हैं। उसके पीछे कुछ कारण होते हैं कि रिसर्च को लेकर के या फिर हायर कॉस्ट एम्प्लॉय को लेकर के, मशीनरीज को लेकर के, जो कि पहले पता नहीं होता है, वो धीरे-धीरे खर्च बढ़ जाती है। जहाँ तक कि देखा गया कि 48% तक की लॉस मेकिंग थी, 32,000% की लॉस मेकिंग यहाँ पे थी, लगातार खर्चे हो रही थी, इनकम सोर्स नहीं था। इसके बाद देखा गया कि नेट प्रॉफिट में करीब 1500 करोड़ के आसपास आज भी इसमें मार्च तक के डेटा में लॉस चल रही थी। तो इन सब चीज़ों को जब ये पॉजिटिवली करेगी, तभी मार्केट इनके पीछे थोड़ा-सा हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे रेशियोज़ की बात करें तो बुक करीब-करीब 12 दिन के रेशियोज़ नंबर ऑफ डे की बात करती है, और बैलेंस शीट की फिगर को यदि चर्चा करें, तो फिलहाल 2022 से लेकर के और अभी तक ये लगातार इनकी रिज़र्व जो है ना, वो रिज़र्व नुकसान में देखने को मिला। रिज़र्व नुकसान में है। इसके अलावा देखा जाए तो मार्केट में इनको उधार जो उन्होंने लोन लिया था वो भी काफ़ी ज़्यादा था। लोन को की यूटिलाइज़ेशन क्या करती है? लोन को लेकर यूटिलाइज़ेशन उन्होंने फिक्स्ड एसेट्स में भी किया है। इसके अलावा उन्होंने वर्क इन प्रोग्रेस में भी देखा है, और लास्ट टू लास्ट उन्होंने अदर एसेट्स में अपनी प्रोडक्टिविटीज़ को बना करके मूव में सेल करके दिखाई होगी। जहाँ पे करीब 158 करोड़ के आसपास की सेल भी किया था उधार में। इन्वेंटरीज़ अच्छी खासी पड़ी हुई थी। कैश कैश वाले की बात करें तो बैंक में काफ़ी अच्छे खासे पैसे पड़े हुए थे। लॉन्स इन एडवांस की बात करूँ तो कंपनी ने लॉन्स इन एडवांस भी दिया हुआ था। अब किसको दिया हुआ था ये बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसका यदि लेजर देता तो शायद पता चल सकती थी, लेकिन यहाँ पे कोई डेटा ऐसा नहीं है। अब यदि पहलुओं की तरफ देखें तो दूसरे पहलू में निकल के आती है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में भले ही मार्केट गिर रहा है, भले ही मार्केट गिर रहा है, लेकिन सितंबर तक में जब लिस्टिंग आई थी, तो इसका जो डेटा आया था सामने, उस डेटा में 5% डीआई के पास, 4% एफआई के पास, और पब्लिक के पास होल्डिंग 48%, और इनके अमित अंचल हैं, उनके पास करीब 5% के आसपास होल्डिंग थी। अब ये जबकि कंपनी में करीब-करीब 15 लाख निवेशक थे इस इंटरेस्टेड। इस कंपनी में करीब-करीब 15 लाख इंटरेस्टेड निवेशक थे। इसके अलावा देखें तो शायद ये कह सकते हैं कि ईयरली ग्रोथ में कंपनी का भी का जो सेल्स था वो सेल्स तो बढ़ी। सेल्स कंपेयर करेंगे पिछले साल से तो बढ़ी है। प्रॉफिट में उतनी बड़ी तगड़ी आई नहीं, क्योंकि प्रॉफिट जब अभी तक सस्टेन कर नहीं पा रही है। इसके अलावा कि देखा जाए रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल इनको सपोर्ट नहीं देती नजर आती है, लेकिन पीयर्स में देखेंगे तो आयशर मोटर्स, सीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाती है, और ये भी इलेक्ट्रिकल बाइक और स्कूटी बनाने की बाइक की कंपनी में शामिल हुआ है। अभी फिलहाल यहाँ पे पी देखने को नहीं आती, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन डेट्स काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के पास। कंपनी के पास कंपेयर करके देखें तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डेट्स पड़ी हुई है, जो कि 6.41 की आंकड़ा दिलाती है, जबकि करंट रेशो उतना ज़्यादा नहीं था। इसकी वजह से इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी था वो लगातार क्या कर रही है, गिरावट दर्ज करती है, क्योंकि कंपनी के इंटरेस्ट की बर्डन भी नियरली कह सकते हैं कि 187 करोड़ के आसपास, जो कि अदर सोर्स ऑफ इनकम से सेटअप हो जाती है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। इन दोनों पार्टों में कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात ऑपरेशन से आ रही है। यदि ऑपरेशन में जिस दिन कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी बना लेती है, उस दिन के बाद रॉकेट बनने में कोई बचा नहीं पाएगा। फिलहाल यहाँ पे गोल्डन रूल हम लोग समझेंगे। मार्केट के लिए गोल्डन रूल क्या कहता है? भले ही स्टॉक कोई भी हो, मल्टी बैगर हो, पेनी हो, लेकिन एक गोल्डन रूल हमेशा अप्लाई होता है, जिसके लिए अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते हैं, जो एक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, एक एसएल की बात करते हैं। इसके लिए गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट में, जो हमेशा ट्रेडिंग हो रही है, मैं ये नहीं कह सकता कि आपने बॉटम पे लिया, कि टॉप पे लिया, कि पीक पे लिया। ट्रेडिंग के दौरान जब भी लिया उसको मानते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल के बाद स्टॉक मार्केट तो रिस्क देखना पड़ेगा। इसी को कहते हैं, यदि बॉटम के आसपास आपने रिस्क देखा और मार्केट फिर वहां से उछली, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। और इसको देखा जाए तो कहते हैं एसएल वाली पोजीशन, इसको बॉटम में कह सकते हैं रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग। और इसमें टर्म को देखा गया, टर्म के साथ साथ परसेंटेज को देखा गया, एक्सपेक्टेशन के आसपास की प्रॉफिट को बुकिंग करना है। इन सभी के पीछे दो पहलों पे ध्यान देना है। पहली, एक तो आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक प्रिंसिपल्स बनानी पड़ेगी, जो हमें इस प्रिंसिपल पे काम करना है, भले ही आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी हो।
लेकिन उसमें आपकी खुद की परसेंटेज देखना पड़ेगा कि आप कितनी परसेंट की रिस्क लेना चाहते हैं। भले मार्केट में 10%, 20%, 30%, कई बार तो देखा गया कि 90% तक रिस्क देखा गया है। रिस्क लेते हुए भी अभी मैं आंकड़ा किसी कंपनी को करूँगा, जहाँ पे रिस्क लेने के बाद मार्केट में दोबारा कितनी बड़ी तगड़ी जंप होती है, उसके बाद लोग पैनिक होकर बेच भी लेते हैं। ऐसे डेटा की बात होती रहती है। ये गोल्डन रूल था, इसको समझना ज़रूरी है। हमने समझने का प्रयास किया ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर के जो स्लिप करती जा रही है लगातार आईपीओ प्राइस के बाद से आईपीओ के बाद से और सेल लगातार इनकी बढ़ती जाती है क्योंकि इनमें कुछ मार्केट में कुछ पैनिक और यहाँ पे कहती हैं जो टारगेट प्राइस और दिया था जो कि रेजिस्टेंस जो कि बाय रेटिंग को लेकर के कहा था किसने एचएसबीसी ने बाय रेटिंग दिया था यहाँ पे बाय रेटिंग को लेकर के कहा था लेकिन तब भी मार्केट में लगातार इनमें गिरावट देखने को मिला है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर कोई ट्रेडिंग के बाद कोई एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल है और लर्निंग पॉइंट पर से यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।